Hello, friends. Good morning to all of you. And it's about the miscellaneous provisions relating to the remittances. अगर हम कोर मीनिंग के बारे में बात करें, जो कोर फ्रेमवर्क है रिलेटेड टू द आउटवर्ड रेमिटेंसेस, वो कवर करता है फेमा। यानी कि फेमा की जो कंप्लायंस है, आपको उनको गो थ्रू करना है। फेमा जो है वो परमिसिबिलिटी को देखता है कि कौन से रेमिटेंसेस को परमिट किया गया है। एंड इनकम टैक्स एक्ट जो है वो कवर करता है कि टैक्स क्या लिवाई होगा उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर, क्या टैक्सेबिलिटी बनती है। और कंप्लायंस कौन चेक करेगा ग्राउंड लेवल के ऊपर? डेट इज बीइंग चेक बाय द ऑथराइज्ड डीलर्स। यानी कि जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, एडी जिनको हम कहते हैं, वो कंप्लायंस को चेक करेंगे। सो मैंडेटरी चेक क्या होते हैं ऑथराइज्ड डीलर बैंक के द्वारा? सो चेक कौन करेगा? अल्टीमेटली द चेक्स आर बीइंग डन बाय द ऑथराइज्ड डीलर ओनली एंड दे आर टू डू चेक रिलेटेड टू व्हाट? आपको फेमा कंप्लायंस भी देखना पड़ता है कि फेमा की गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या टैक्स कंप्लायंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज आल्सो टू बी डन। लेट्स से कोई फॉर्म ऑब्टेन करना है, कोई रिपोर्ट लेनी है, कोई गाइडलाइन को देखना है, कोई थ्रेशोल्ड को चेक करना है, राइट? प्रॉपर फॉर्म्स एंड डिक्लेरेशंस को चेक करना है। दोस ऑल बीइंग मैंडेटरी चेक्स आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द ऑथराइज्ड डीलर के द्वारा वो चेक परफॉर्म किए जाते हैं। Then it is related to the remittances to the non-residents and the tax compliance. So देखो, आरबीआई जो है वो टैक्सेबिलिटी को डिसाइड नहीं करता। ऑथराइज्ड बैंक्स को ये इंश्योर करना पड़ता है कि इनकम टैक्स की जो प्रोविजंस है, क्या उनके साथ हम सही से चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। आरबीआई एज सच डिसाइड नहीं करता टैक्सेबिलिटी को, राइट? ऑथराइज्ड डीलर को चेक करना पड़ता है कि टैक्स लॉस के साथ हम कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एंड फॉर द फेमा परमिशन एंड टैक्स कंप्लायंस जो होते हैं, ये सेपरेट चेक्स है। दीज आर नॉट द सेम चेक्स, ये अलग अलग चेक है। और अगर हम अपडेट के हिसाब से चले, 2026 का जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से चले, तो अब यहां पर जो फॉर्म 15C था, फॉर्म 15CA था या फॉर्म 15CB था, उनको अब चेंज कर दिया गया है विद द न्यू फॉर्म्स। ठीक है, तो फॉर्म 15CA को फॉर्म 15CB को अब ऑल्टर कर दिया गया है, इनको अब रिप्लेस कर दिया गया है विद फॉर्म 145 एंड फॉर्म 146 के साथ। पॉइंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा। तो फॉर्म 15CA एंड फर्दर फॉर्म 15CB को रिप्लेस कर दिया गया है। एंड नाउ द फॉर्म्स विच आर अवेलेबल इज अ फॉर्म 145 एंड फॉर्म 146। अब जो फॉर्म 145 है वो बेसिकली फॉर्म है रिलेटेड डेक्लेरेशन बिफोर द रेमिटेंसेस। फॉर्म 145 इट्स अबाउट द डेक्लेरेशन, कि आपको रिमिटेंस करने से पहले डेक्लेरेशन देनी पड़ती है। एंड अगर हम फॉर्म 146 के बारे में बात करें, इट्स अबाउट द सर्टिफिकेशन, यानी कि जहां कहीं भी रिक्वायर्ड रहेगा वहां पर सर्टिफाई करना पड़ेगा। सो इट्स अबाउट द सर्टिफिकेशन, राइट? एंड अगर जो आपका थ्रेशोल्ड अमाउंट है वो 5 लाख से ज्यादा है, लाइक अगर आपका ट्रांजेक्शन का अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है, तो वहां पर बेसिकली रिक्वायर्ड अगर रहेगा तो आप फॉर्म 146 सबमिट करेंगे, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। फर्दर इट्स अबाउट द repatriation of the foreign assets, or let's say repatriation of the income and the sale proceeds of the assets held abroad, right? तो रिपेट्रेशन कैसे होगी इनकम की या सेल प्रोसीड्स की, जो आपका पैसा बाहर था उनसे रिलेटेड। लेट्स से अगर आपको अलाउड था, अ पर्सन जो कि एक रेजिडेंट है इंडिया का, वो ऐसे एसेट्स को होल्ड रख सकता है। यानी कि होल्डिंग अगर आप बाहर के एसेट्स पर चाहो तो रख सकते हो, अगर आपने उन एसेट्स को एक्वायर किया था जब आप नॉन रेजिडेंट्स थे, या फिर आपने उन एसेट्स को इनहेरिट किया था किसी नॉन रेजिडेंट से, राइट? से तब आपको अलाउड है कि आप ऐसे एसेट्स को अपने पास कंटिन्यू कर सकते हो, आप इनको रिटेन कर सकते हो, राइट? एंड फॉर द परमिसिबल एसेट कौन से हैं? यू कैन बी हैविंग द फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, राइट? या फिर इनकम जो आपने बाहर अर्न की थी वो भी हो सकता है ना, पहले आप नॉन रेजिडेंट हो, अब आप रेजिडेंट बन गए हो, या आपने बाहर इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड किया हो, फॉरेन सिक्योरिटीज हो, या आपने बेसिकली प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया हो फ्रॉम द अदर नॉन रेजिडेंट्स, राइट? तो रेजिडेंट्स होल्ड भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं ऐसे एसेट्स को। दैट इज बेसिकली अलाउड, ये चीज अलाउड है।
सो अगर फॉरेन एसेट को आपने लीगली एक्वायर किया था पहले से ही, जब आप नॉन रेजिडेंट से, या फिर आपने इनहेरिट किया था उनको, तो आप उनको होल्ड भी कर सकते हो, उनको अपने पास रख भी सकते हो अपने ओनरशिप में, उनको ट्रांसफर भी कर सकते हो और इन्वेस्ट भी कर सकते हो उसमें, राइट? सो इवन आफ्टर बिकमिंग द रेजिडेंट यू कैन बी डूइंग सो, इट इज अलाउड टू यू। एंड फर्दर एडिशनल प्रोविजन क्या है कि जो प्रॉपर्टी आपकी अब्रॉड होती है वो आप एलआरएस के तहत भी एक्वायर कर सकते हो। डेट कैन आल्सो बी एक्वायर्ड थ्रू द एलआरएस, लेकिन एलआरएस की अपनी लिमिट रहती है। कितनी लिमिट है एलआरएस की? डेट इज यूएसडी 2,50,000 यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर। दिस इज द लिमिट, दिस इज द लिमिट, राइट? Further after that, it's about the retention and reinvestment of the foreign earned foreign income earned abroad. So आप क्या इनकम जो अपने ओवरसीज एसेट से आपको हो रही है, क्या आप उसको रिटेन कर सकते हो? यस, यू कैन बी रिटेनिंग इट अब्रॉड। आप उसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हो। कोई इमीडिएट रिपेट्रिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो इमीडिएट रिपेट्रिएशन इज रिक्वायर्ड। सो अगर आप इनकम बाहर अर्न करते हो, राइट, तो आप उस इनकम को बाहर ही रिटेन कर सकते हो। आपके पास कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट है बाहर, आप उसी में ही जो इनकम आप अर्न कर रहे हो वहीं पर आप उसको रिटेन कर सकते हो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको उसे इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ेगा। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। फर्दर इट्स अबाउट द रेजिडेंट अकाउंट विद एनआरआई क्लोज रिलेटिव। resident account with NRI close relative, yes it is allowed। आइदर सर्वाइवर बेसिस के ऊपर ये चीज आपको अलाउ की गई है कि रेजिडेंट इन इंडिया जो है, ठीक है, जिसमें एक एनआरआई क्लोज रिलेटिव भी है, वो जॉइंट होल्डर बन सकते हैं एक रेजिडेंट अकाउंट में, राइट? उसमें आइदर सर्वाइवर बेसिस हो सकता है, राइट? एंड इसमें अकाउंट टाइप क्या रहेगी? अकाउंट टाइप रहेगी रेजिडेंट अकाउंट की। अकाउंट टाइप रेजिडेंट रहेगी, चाहे उसमें एनआरआई क्लोज रिलेटिव शामिल है, अकाउंट टाइप वो एनआरआई रहेगी। एनआरआई फंड्स क्रेडिट कर सकते हैं क्या? नो। क्या एनआरआई अपने खुद का पैसा उसमें क्रेडिट कर सकता है? नॉट अलाउड, नहीं कर सकता। क्या उस अकाउंट को ऑपरेट किया जा सकता है? नो, क्योंकि फर्स्ट नेम किसका रहेगा? रेजिडेंट का रहेगा। जो फर्स्ट नेम रहेगा अकाउंट में वो रेजिडेंट का रहेगा, सेकंड नेम जो रहेगा वो नॉन रेजिडेंट एनआरआई का रहेगा, एंड एनआरआई इसको ऑपरेट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट ओनली, ठीक है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या एनआरआई का रहेगा? वो कोई अलाउड नहीं है। सर्वाइवर कंडीशन क्या है? अगर मान लो सर्वाइवर बन जाता है, मतलब जैसे मान लो रेजिडेंट है, उसकी डेथ हो जाती है, तो अकाउंट जो है डेट विल बी कन्वर्टेड टू द एनआरओ अकाउंट। अदरवाइज वो रेजिडेंट अकाउंट था, लेकिन अगर रेजिडेंट की डेथ हो जाती है तो अकाउंट वो जो है डेट विल बिकम द एनआरओ अकाउंट, राइट? एंड फॉर द एप्लीकेबिलिटी की बात करें, कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर रेजिडेंट अकाउंट्स आल्सो। सिर्फ सेविंग अकाउंट की बात नहीं है, और भी अकाउंट इसमें शामिल हो सकते हैं। एंड एनआरआई जॉइंट होल्डर जो होता है उसको एक डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी, जो अकाउंट है वो फीमा की कॉन्ट्रावेंशन ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। दिस पर्टिकुलर डेक्लेरेशन इज टू बी गिवन एनआरआई जॉइंट होल्डर को, ये डेक्लेरेशन देनी पड़ेगी। फर्दर इट्स अबाउट द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ एनआरआई क्लोज रिलेटिव इन इंडिया। तो रेजिडेंट डेफिनेटली मेडिकल एक्सपेंसेस को पे कर सकता है। लेट्स से कोई एनआरआई रिलेटिव बाहर से आया है, तो रेजिडेंट जो है मेडिकल एक्सपेंसेस को पे कर सकता है। एंड फर्दर दैट विल बी ट्रीटेड एज परमिटेड सर्विस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। उनको परमिटेड सर्विस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कंसीडर किया जाएगा, राइट? सो इवन दो इट लुक्स लाइक अ रेजिडेंट टू रेजिडेंट पेमेंट इन इंडिया, चाहे वो ऐसे लगे कि रेजिडेंट टू रेजिडेंट पेमेंट है, लाइक फेमा उसे एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देता है। फेमा इज गोइंग टू गिव इट अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, राइट? सो मान लो कोई एनआरआई क्लोज रिलेटिव है, वो इंडिया में विजिट के लिए आते हैं, एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है वो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पे करता है, तो जो पेमेंट की जाएगी उसको कैटेगरी ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू में कवर किया जाएगा। दैट विल बी ट्रीटेड एज परमिटेड सर्विस रिलेटेड ट्रांजेक्शन। परमिटेड सर्विस रिलेटेड ट्रांजेक्शन में उसको कवर किया जाएगा, राइट? So we can simply say resident can meet the medical expenses of visiting NRI close relative in India. That's allowed. Okay. Then further it's about the routing of funds raised abroad to India. राउटिंग ऑफ फंड्स जो आपने बाहर से रेज किए थे, क्या उनको इंडिया में लेके आ सकते हो? यस, लेके आ सकते हो।
बिल्कुल लेके आ सकते हो, लेकिन क्या चीज अलाउड नहीं है, क्या चीज अलाउड नहीं है कि ऐसा नहीं है अपने बाहर से फंड रेज करने हैं, वहां से गारंटी इंडियन बैंक की दिलवा दो कि इंडियन बैंक यहां पर गारंटी दे दे, राइट, बाहर की इंस्टीट्यूशन को कि भाई इसको पैसा दे दो फंड रेज करने के लिए, इसको पैसा दे दो, गारंटी बैंक की चली जाए। नो, दैट्स नॉट अलाउड, वो चीज अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इंडियन कंपनीज या ऑथराइज्ड बैंक जो है वो गारंटी नहीं दे सकते, वो कंटिजेंट लाइबिलिटीज को क्रिएट नहीं कर सकते फॉर ओवरसीज ग्रुप बोरोइंग, दैट्स नॉट अलाउड। एंड जो अपने फंड्स रेज करे हैं आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते अनटिल और अनलेस फेमा उसे परमिट करता है। अगर फेमा परमिट करता है तो उन फंड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, एंड अदरवाइज नॉट। एंड अगर आप कंट्रावीन करते हो तो डेफिनेटली आपके ऊपर पेनल एक्शन भी लिया जा सकता है, पेनल्टी कैन आल्सो बी इम्पोज्ड, देन द penalty can also be imposed upon you. Further, it's about the SIT and the information sharing. SIT is Special Investigation Team. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फ्रेमवर्क जो होता है, एंड फॉर द जितने भी ऑथराइज पर्सन होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो भी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, अगर एसआईटी ने मांगे हैं कभी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। आप इन्हें आपको कॉपरेट करना पड़ेगा अथॉरिटीज के साथ, एंड फर्दर ये कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ऑथराइज्ड पर्संस मस्ट कॉपरेट विद द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। Then it is related to the crystallization of the foreign currency deposits. Crystallization of the foreign currency deposits. Let's say कि हम फिक्स्ड मेच्योरिटी की बात करते हैं। Let's say we are talking about the fixed maturity, जहां पर जो मेच्योरिटी है डिपॉजिट की वो फिक्स्ड है, राइट। उस सिनेरियो में लाइक टाइमलाइन क्या है, 3 years आफ्टर द मेच्योरिटी। अगर वो पर्टिकुलर 3 साल बाद मेच्योरिटी के, यानी कि फिक्स मेच्योरिटी जैसे एफडीआर होती है ना यहाँ पे, तो एफडी के 3 साल के बाद अगर आपके पास कोई फॉरेन डिपॉजिट था और वो इनऑपरेटिव है तो आप उसे आईएनआर में कन्वर्ट कर दोगे। देन यू विल बी कन्वर्टिंग इट टू द आईएनआर एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट, जो भी रेट चल रहा होगा उस टाइम पे उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट कर दोगे इंडियन रुपी में, राइट। सो क्रिस्टलाइजेशन कब होगी, अगर आपका कोई फॉरेन करेंसी डिपॉजिट था, राइट, लेकिन आप उसे ऑपरेट नहीं कर रहे हो, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए मेच्योरिटी के बाद भी, तो आप उसे आईएनआर में कन्वर्ट कर दोगे। एंड जहां पर कोई फिक्स्ड मेच्योरिटी नहीं है, जहां पर कोई फिक्स्ड मेच्योरिटी नहीं है, अगर इनऑपरेटिव स्टेटस हो गया अकाउंट का, जैसे मान लो कि सेविंग फंड में पैसे पड़े थे, सेविंग फंड में पैसे पड़े थे आपके बाहर के फॉरेन करेंसी में, राइट, एंड फर्दर अब इसकी मेच्योरिटी तो है नहीं है लेकिन ये इनऑपरेटिव हो गया। अब इनऑपरेटिव होने के बाद बेसिकली क्या हुआ, इनऑपरेटिव होने के बाद 3 साल निकल गए, 3 years, 3 साल निकल गए, तो उस केस में क्या होएगा, आप उसको कन्वर्ट कर दोगे किसमें, इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर दोगे। लेकिन कन्वर्ट करने से पहले आपको कम से कम 3 महीने का नोटिस डिपॉजिटर को पहले देना पड़ेगा, 3 महीने का नोटिस पहले देना पड़ेगा, राइट। एंड कन्वर्जन करने के बाद, आफ्टर द कन्वर्जन इनटू द आईएनआर, द डिपॉजिटर कैन लेटर क्लेम, ठीक है, आईएनआर अमाउंट मिल जाएगा उसको, इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता है, राइट, या फॉरेन इक्विवेलेंट करेंसी मांग सकता है एट द टाइम ऑफ द, लेट्स से टाइम ऑफ द कन्वर्जन, इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी अमाउंट मांग सकता है जितना बनेगा उसके हिसाब से, राइट। सो दैट्स बेसिकली अलाउड। एंड फर्दर आफ्टर दैट इट्स अबाउट द डीईए फंड रूल। क्या कहता है डीईए फंड रूल, डिपोजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड, डीएए डेफ रूल कह लो, डीईए फंड रूल कह लो। अगर तो 3 साल का टाइम पीरियड हुआ है और लेट्स से फॉरेन करेंसी में अमाउंट था, ऑलरेडी इनऑपरेटिव है, राइट, और फिक्स मेच्योरिटी थी, तो उसके टाइम पर आप उसको क्रिस्टलाइज कर दोगे किसमें, आईएनआर में क्रिस्टलाइज कर दोगे, डेट्स इट। और लेट्स से अगर फंड्स ऑलरेडी आपके इनऑपरेटिव थे, आपके फॉरेन फंड्स थे
और वो ऑलरेडी इनऑपरेटिव है, राइट? तो 10 years अगर हो चुके हैं, राइट, इनऑपरेटिव हुआ है और अपने फंड्स को आईएनआर में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, तो आप बेसिकली उसे अनक्लेम्ड जो ऑपरेटिव अकाउंट है, डेफ फंड है, उस पर आप उसको ट्रांसफर कर दोगे एज पर द रूल। तो ये तो ऑलरेडी एक जनरल रूल है एज पर द सेक्शन 26 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कि जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं, अगर आपके बैलेंसेस जो हैं, अगर आपके बैलेंसेस जो है वो 10 साल से ज्यादा आपके इनऑपरेटिव रहते हैं, राइट, तो उसके केस में आपको उनको डेफ अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। सो दैट विल बी डन, वो चीज तो तब भी करनी ही पड़ेगी, दैट इज टू बी डन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। एंड अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ फाइल चाहिए तो सिंपली लिखो फॉरेक्स और उसे व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।